सो डिफरेंस नंबर 2, ठीक है। C and C++ requires the preprocessor, but Java does not require the preprocessor, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकेंड डिफरेंस। नाउ हम लोगों को ये तो पता चल गया कि डिफरेंस क्या है, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि ये डिफरेंस क्यों है, इसकी इंटरनल वर्किंग कैसे होती है। सी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि सी क्या है, ठीक है। और सी के बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम भी रन किए हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको सी लैंग्वेजेस नहीं आती है, या जिनको सी लैंग्वेजेस पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, या वो हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं सी, सी प्लस प्लस और जावा को, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब देखो सी में जब हम बात करते हैं तो इन सी एंड सी प्लस प्लस द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल कौन कौन सी होती है सी एंड सी प्लस प्लस में, लाइक stdio.h, conio.h, math.h, क्लियर। So for including predefined library from header file to C and C++ programs, we have to use hash include statements. So hash include statement का जब हम लोग यूज करते हैं, लाइक हम लोग जब C and C++ में अगर प्रोग्रामिंग करते थे, तो जो भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, उन हेडर फाइल्स को अगर यूज करना होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते थे, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के अंदर ही इन हेडर फाइल्स को रखा जाता है, और तब कहीं जाकर हम लोग उन हेडर फाइल्स को यूज कर सकेंगे। लाइक जो भी सी एंड सी प्लस प्लस में फंक्शंस होते थे, जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ठीक है, गेट सी एच है, ये सारे के सारे जो मेथड्स होते थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते थे, प्री डिफाइंड मेथड्स होते थे, ये कहां पर ये स्टोर होते थे, ये सारे के सारे कहां पर स्टोर होते थे, हेडर फाइल्स के अंदर। और इन फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है, तो ये सारे फंक्शंस इन अ हेडर फाइल्स एज ए प्री डिफाइंड लाइब्रेरी की तरह स्टोर होते थे, और इनको हम लोग वहां से जब यूज करते थे तो उसके लिए हैश इंक्लूड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती थी, क्लियर। सो नाउ अगर हमने मान लो सी एंड सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, और वो प्रोग्राम हमारा किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए क्या है, पहले हमें उस प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ता था, फिर हमको उसे रन कराना पड़ता था, ठीक है। तो जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, तो वो प्रोग्राम एक्चुअली करता क्या क्या है, देखो सबको पता है कि प्रोग्राम को रन कराना है, कंपाइल कराना है, आउटपुट आ जाना है। लेकिन बहुत से कम स्टूडेंट्स को ये पता है कि प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, तो कंपाइलेशन टाइम पे इंटरनली एक्चुअली ये काम कैसे करता है। और यही इंटरव्यूज में फोकस किया जाता है कि किस तरह से आपसे पूछा जाता है, क्या पर आपका फोकस नहीं करके वो क्यों पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि आपको ये पता है, बट क्यों होता है ये पता है कि नहीं। अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली आपको वो रिकमेंड करेगा, आपको एंटरटेन करेगा, ठीक है। सो नाउ इफ वी आर कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, देन अ प्री प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज hash include statements and the preprocessor will perform the following actions। जो प्रोग्राम हमारा जो लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को जैसे ही हमने कंपाइल किया, तो कंपाइलेशन टाइम पे सबसे पहला काम प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही वो उसको पहचान लेगा कि ठीक है ये हैश इंक्लूड स्टेटमेंट मिला हुआ है, इसके बाद वो 3 एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, 3 एक्शन वो परफॉर्म करेगा। वो एक्शन कौन कौन से हैं, एक्शन नंबर 1, प्री प्रोसेसर विल टेक द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स नेम्स फ्रॉम हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। वो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को चेक करते ही, देखते ही तुरंत उस हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के अंदर जो भी हेडर फाइल लिखी हुई है, उस हेडर फाइल को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, उसको लेगा। देन एक्शन नंबर 2, प्री प्रोसेसर विल सर्च फॉर द रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स एट द सी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के अंदर मिली है, उस हेडर फाइल को वो लेगा और चेक करेगा कि सी लैंग्वेज की जो प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी ऑलरेडी जो प्रोवाइडेड है, उस ऑलरेडी प्रोवाइडेड लाइब्रेरी से मैच करेगा कि ये जो हेडर फाइल हैश इंक्लूड के अंदर लिखी हुई है,
हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के अंदर जो हेडर फाइल का नाम लिखा हुआ है, ये हेडर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ठीक, नाउ एक्शन नंबर 3, इफ द हेडर फाइल्स आर अवेलेबल एट C predefined library, the preprocessor will load header files content to the memory, and this type of loading executable code at compilation time is called static loading. So what is the action number 3? If the header files are available at the C predefined library, in the second action we have already know that the preprocessor is going to check whether the header file is existed or not. If existed, अगर exist कर रही है तो वो क्या करेगा? If existed, the preprocessor will load the header files content to the memory. कि इस हेडर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, whatever the content has been provided in this header file, that is going to be loaded inside where? Inside the memory. So this type of loading, ये जो कंटेंट लोड हो रहा है, इस टाइप की लोडिंग को या एग्जीक्यूटेबल कोड को कंपाइलेशन टाइम पे किया जाता है। कंपाइलेशन टाइम पे अगर ये तीनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप की लोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक लोडिंग। लुक, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग, static loading is a different thing, and we can say the static loading is a action which is going to be done inside static programming language. static loading एक काम है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस लैंग्वेज में होता है? स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हुए? नाउ नोट, एक नेक्स्ट नोट एक दिया हुआ है, C and C++ must require preprocessor in order to recognize hash include statements and in order to load header files to the memory. So हमारा यहां से लॉजिक क्या निकला? सिंपल सा फंडा है कि प्रीप्रोसेसर इसीलिए होता ही है कि वो किसी हेडर फाइल को चेक करे, हेडर फाइल को लेकर किसी न किसी मेमोरी में जाकर लोड कर दे उसके कंटेंट को, हेडर फाइल के अंदर के कंटेंट को लोड कर दे। क्लियर? और इसका डायग्राम देखो दिया हुआ है, ये एक इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है कि प्री प्रोसेसर काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक सी डायग्राम एक प्रोवाइड किया हुआ है। इस सी डायग्राम में देखो क्या है, हमने कोई भी एक फाइल लिखी, कोई एक फाइल है, वो हमारी सी फाइल है, और सी का एक्सटेंशन क्या होता है? जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो किस नाम से हम लोग सेव करते हैं? .c या .cpp। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारा क्या होता है? .c। फॉर अ मोमेंट मान लो हमने एक सी फाइल एक हम लोगों ने बनाई हुई, एक प्रोग्राम बनाया, उसको सेव कर दिया, तो उसका फाइल का नेम क्या हो जाएगा? xyz.c। xyz क्या है यहाँ पर? कोई भी नेम। ठीक, सो नाउ सेकेंड प्रोसेस इसका क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा? हम लोगों ने कोई अगर प्रोग्राम लिख लिया तो हम लोग उसको क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करने के बाद जो फाइल जो जनरेट होकर आती है, कंपाइल्ड फाइल, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर हम एग्जीक्यूट कर दें, रन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। हम लोग अगर सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम अगर करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, एक प्रोग्राम एक बना देते हैं और उस प्रोग्राम को बनाने के बाद में फिर हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं तो उसमें लिख कर आता है कि नो एरर्स, और कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद में फिर हम लोग उसको रन करा देते हैं, और रन कराने के बाद जो भी प्रोग्राम ने लिखा होता है उसका आउटपुट हमको मिल जाता है, हमारा काम खत्म हो जाता है। क्लियर? बट आप में से कितने लोगों को पता है कि इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये प्रोग्राम तो आपको आउटपुट दे देता है, लेकिन अंदर ये वर्किंग कैसे करता है? कितने लोगों को पता है? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा कि आपको ये एक प्री प्रोसेसर का काम होगा। सुनाओ, प्री प्रोसेसर क्या करता है? आपका कंपाइलेशन टाइम पर, कंपाइलेशन टाइम के बाद जब आप कंपाइल करते हो तो एक्चुअली उसके अंदर कंपाइलेशन टाइम पर ही कुछ अलग अलग आपके प्रोसेसर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट प्री प्रोसेसर, then second one is a compiler,
असेंबलर, लोडर और लिंक एडिटर। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जब आप जैसे ही कंपाइलेशन के लिए आप प्रोसेस आप करते हो कि आपने अपनी फाइल को कंपाइल किया हुआ है, तो कंपाइल में सबसे पहले तुरंत आपका पॉइंटर पहुंचता है कंपाइलर के पास में, और कंपाइलर के पास पहुंचने के बाद आपका प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को कैच करता है। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को कैच करने के बाद वो तुरंत क्या करता है, आपके अंदर जो भी उस प्रोग्राम के अंदर जो भी हेडर फाइल लिखी होती है उस हेडर फाइल को जाके वो चेक करता है, हेडर फाइल ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है देन उसके बाद वो उनके सारे फंक्शंस को, उसके कंटेंट को लोड करता है। कंटेंट को लोड करने के बाद फिर वो क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल के लिए प्री प्रोसेसर किसके पास पहुंचता है, कंपाइलर के पास। नाउ कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर क्या होता है हम लोगों को पता है? कंपाइलर 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 क्या करता है कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम्स को एक बार में कंपाइल कर देता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी सिंटैक्स एनालिसिस से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी सिमेंटिक एनालिसिस से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी कोड जनरेशन से रिलेटेड। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपने अपना, जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर उन सारी चीजों पे, उन सारे मेजरमेंट पे आपने अगर प्रोग्राम सही नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एरर, एज एरर के रूप में आपको कंपाइलर बता देगा। क्लियर? अगर ये सब कुछ ठीक है तो तुरंत आपको .exe फाइल जनरेट करेगा, और .exe फाइल को आप जब रन कर देते हो तो आपको एज अ आउटपुट मिल जाता है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि सी में प्री प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। जावा में प्री प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों नहीं होती है, लिखो।